हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक। जो आपकी कंफ्यूजन है ना, उस पर वीडियो लेके आ चुका हूँ। कमेंट्स आपके सारे पढ़ता हूँ। समझ में मुझे सब आ जाता है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये जो मैंने इन्फेरेंशियल के 2 पार्ट्स बनाए थे ना, बेटा ये मैंने इसी वजह से बनाए हैं कि जो भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो ना हो। बट फिर भी पता नहीं बच्चों को क्यों कंफ्यूजन हो रही है, बट कोई बात नहीं। आज की वीडियो में ना, ये कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। हमेशा के लिए। फंडा ही खत्म कर देंगे आज पूरे फॉर्मूलेस का। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के जो 1 सैंपल टी टेस्ट और जो 2 सैंपल टेस्ट है, उनके फॉर्मूलाज में जो कंफ्यूजन होती है ना, अंडर रूट एन माइनस वन, क्या करें? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो तब क्या लें? ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं जब सैंपल का, तब क्या करें? तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो क्या करें? ठीक है ना, यही होती है नहीं होती है? अगर ये प्रॉब्लम होती है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, देख लो आपका सॉल्यूशन निकाल दिया चुटकी में। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि सर इस पर वीडियो बना दोगे आप, और देख लो सीरियसली लेते हैं हम आप लोगों को। सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूं मैं, तो जिस जो मुझे लगता है कि हाँ रिप्लाई देने बनते हैं तो मैं देता हूं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, अब जिस पर मुझे लगा कि मैं रिप्लाई में देके वो चीज नहीं समझा सकता, उस पर वीडियो लेके आ गया मैं। क्लियर कर देते हैं आपका डाउट, आ जाओ। जो फॉर्मुलेस में कंफ्यूजन है ना, सिर्फ वो करेंगे, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी वो 2 पार्ट्स में अच्छे से करवा दिए हैं। देखो, पहला एक फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड एरर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। पढ़ा है ना स्टैंडर्ड एरर? पता है ना क्या होता है? ये तो पढ़ लिया होगा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इज अ स्टैंडर्ड एरर। ठीक है ना, इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी पहले तो। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड एरर का एक फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन में गिवन आता है, मतलब जो बुक्स में गिवन है, क्या वो इस तरीके से गिवन है कि ये वाला, ये रहा, यहां पर दिखाता हूं, अभी नीचे लिखा है वो। ठीक है ना, वो नीचे लिखा है, ये वाला फॉर्मूला गिवन है। समझ में नहीं आता कि क्या करें, आज आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं। आ जाओ जरा, इसे पढ़ लो जरा क्या लिखा है, इसे पढ़ते ही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। एस का मतलब होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कोई कंफ्यूज मत हो। छोटा एस, बड़ा एस, पता नहीं इस पे भी कितनी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर ये छोटा एस लें या बड़ा एस लें। अरे तुम छोटा बड़ा छोड़ो यार, तुम सिंपल एस की बात करो बस। एस का मतलब यहाँ पर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है बस। छोटा बड़ा एस छोड़ो, छोटा बड़ा एस कुछ नहीं लेना। ठीक है ना। इफ यू आर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड एरर फॉर अ सैंपल, दैट इज यू हैव अ सैंपल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। ये तो हमें पता ही है कि हम सैंपल जो है वो लार्जर पॉपुलेशन से निकालते हैं। ठीक है ना, जब हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड एरर फॉर अ सैंपल, यू यूज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं इससे इन द फॉर्मूला दिस। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। क्या, अगर आपको क्वेश्चन में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में वो यूज करो। सिंपल, कहानी खत्म करो यार। समझ में आ गई बात? जिसमें एस क्या होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एन क्या होता है, सैंपल साइज। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ये लास्ट वाली लाइन देखो क्या है। दिस फॉर्मूला इज अप्रोप्रिएट व्हेन यू डोंट हैव एक्सेस टू द एंटायर पॉपुलेशन। ये चीज समझ में आती है नहीं आती है, मुझे बताओ जरा। इस लाइन पर फोकस कर लो, सारी कहानी इसी में समझ में आ जाएगी आपको। द फॉर्मूला इज अप्रोप्रिएट, ये फॉर्मूला तब अप्रोप्रिएट है when you don't have access to the entire population and need to estimate the standard error based on a sample। जब हमें एंटायर पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं गिवन, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? और यही आपको याद होगा कि टी टेस्ट के नीचे आता है ना। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक तो ये पढ़ना है सिंपल, जब हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो एरर के लिए, स्टैंडर्ड एरर के लिए। और अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, देखो यहां पर लिखा है ना क्लियरली, व्हेन यूजिंग दिस, यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ यू हैव एक्सेस टू द एंटायर पॉपुलेशन डाटा और दी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन, यानी कि अगर हमें पॉपुलेशन, देखो इस पर फोकस कर लो, अगर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, पता है, तो यू कैन यूज दी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय दिस इंस्टेड ऑफ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रहा, ये रहा, ये रहा। समझ आ गई बात? कि अगर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो इस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
जिसका मतलब होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज। अब याद रख लो, कंफ्यूजन अपनी दूर कर लो कि सैंपल मीन को किससे डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन मीन को किससे डिनोट करते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं। क्योंकि देखो एमएल अग्रवाल में कुछ और गिवन है, आपकी आर डी शर्मा में कुछ और गिवन था, एमएल भार्गव में किसी और तरीके से गिवन है और सीबीएसई की हैंडबुक में किसी और तरीके से गिवन है। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, क्योंकि सब ने अलग अलग तरीके से ही चीजें दे रखी हैं। यही चीजें दो, देखो यही चीजें तो है ना कंफ्यूज कर रही है बच्चों को, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपको इसी वजह से समझ में नहीं आता कि क्या फॉर्मूला कब लगाना है। अब बस ध्यान रख लो, एस का मतलब छोटा एस बड़ा एस कुछ नहीं है, एस मतलब एस है, बस खत्म कहानी। सिंपल करो उसको, कॉम्प्लिकेटेड करो ही मत यार। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन डाटा इज नोन। अगर पॉपुलेशन डाटा हमें गिवन है तो हम ये यूज करेंगे। अब होता क्या है देखो, और when you are assuming that the sample standard deviation is a good estimate of the population standard deviation, ये तो हमें पता ही है ना। अब मैं आपको बताऊं कि होता क्या है। होता ये है कि पॉपुलेशन का जो डाटा होता है ना, यहां पर जो लिखा है ना कि अगर हमें पॉपुलेशन का डाटा गिवन है, अगर पॉपुलेशन का डाटा ही हमें गिवन होता है, जब सब कुछ अगर हमें पॉपुलेशन का ही गिवन है, तो फिर ये चैप्टर का वजूद ही क्या है, ये चैप्टर तो फिर बनता ही नहीं। फिर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं बनता चैप्टर का, ना कोई सैंपल का कोई मतलब बनता है। जब पॉपुलेशन का मीन भी पता है, पॉपुलेशन का वेरिएंस भी पता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमें पता है अगर, ठीक है ना, मतलब अगर हम पता कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ही यही है कि हम इतने बड़े पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते, तभी तो हम उसके सैंपल्स की बात करते हैं। और उसके सैंपल को ही बोला जाता है पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि सैंपल का सीधे सीधे लेना देना होता है स्टैटिस्टिक्स, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और पॉपुलेशन का पैरामीटर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कई बार करवाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला n-1 और 1 सैंपल टी टेस्ट में और 2 सैंपल टी टेस्ट में n1 प्लस n2 माइनस 2। सिंपल, इन पर क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर्मूला बताओ स्टैंडर्ड इसका एरर का, तो कौन सा फॉर्मूला लगा के आए, देखो फॉर्मूला आपको या तो ये आएगा ऑप्शन में या फिर ऊपर वाला आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? दोनों नहीं आ सकते हैं, अगर दोनों आ गए तो फिर भी आप ये वाला टिक करके आ जाना। क्यों? क्योंकि आपके सीबीएसई के हैंडबुक में ये वाला फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? बट दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं। जब हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेट कर रहा, अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा स्टैंडर्ड एरर का। और अगर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, जो कि हम नहीं निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में तो कुछ भी लिख सकते हैं ना यार। एक बार बताओ, अगर हम कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें हमने कह दिया कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये होगा, तो हम कह देंगे कि हाँ जी ये होगा। उसमें हम ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं ये तो कैसे निकाल दिया, ये तो हम निकाल ही नहीं सकते, ये तो चैप्टर क्यों बन गया फिर। नहीं, देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी निकाल के हम डाटा तो कुछ भी लिख सकते हैं ना यार। बट वैसे हम पॉपुलेशन मीन या ये सब नहीं निकाल सकते थे, तभी तो ये चैप्टर बना कि सैंपल्स की बात होती है। समझ में आ गई जो कंफ्यूजन होती है? चलो आगे आ जाओ, देखो अब इससे और क्लियर हो जाएगा। वाई डिफरेंट सिंबल्स, दो सिंबल्स क्यों यूज होते हैं, पढ़ लो। एस व्हेन डीलिंग विद सैंपल डाटा, जब हम सैंपल डाटा के साथ डील कर रहे हैं, तो द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस इज यूज बिकॉज वी ओनली हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। जब हमें सैंपल डाटा दिया होगा, तो इसका मतलब हमें सैंपल डाटा दिया है, तभी तो वो पॉपुलेशन के बारे में कमेंट करने के लिए कह रहा है। और सैंपल होता क्या है, एक सबसेट ही तो होता है पॉपुलेशन का, ठीक है ना। यानी कि अगर अगर मैं कहूं कि 10,000 पॉपुलेशन है, कोई 10,000 पॉपुलेशन है एक सिटी के अंदर, एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक है ना, मुझे उसमें उनकी हाइट मेजर करनी है, तो मैं क्या 10,000 लोगों के घरों में जा जाके उनकी हाइट चेक करूंगा? कुछ सैंपल्स लूंगा और उससे एस्टिमेट करूंगा। समझ में आ गई बात? वही एस्टिमेशन ही तो पॉपुलेशन होता है। समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? क्योंकि सैंपल का डाटा भी बिल्कुल एग्जैक्ट 100% तो करेक्ट नहीं हो सकता ना।
तभी तो हम 2 सैंपल टी टेस्ट भी पढ़ते हैं, जिसमें हम 2 सैंपल्स का कंपैरिजन करते हैं। क्लियर है? 1 सैंपल टी टेस्ट में तो हम सीधे-सीधे एक सैंपल उठाते हैं और उसका पॉपुलेशन से कंपैरिजन करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो। की टेकअवे क्या है? एस इज यूज्ड, अच्छा इसमें क्या है, व्हेन डीलिंग विद पॉपुलेशन डाटा, जब हम सीधे पॉपुलेशन डाटा से डील कर रहे हैं, पॉपुलेशन डाटा से सीधे हम डील कर रहे हैं, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज यूज्ड सिंस इट इज अ नॉन वैल्यू फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि वो हमें पूरे एंटायर पॉपुलेशन की वैल्यू हमें पता है, तो इस वजह से हम पॉपुलेशन डाटा में ये चीज यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर सैंपल डाटा गिवन है तो सैंपल की बात करो, पॉपुलेशन का डाटा गिवन है तो पॉपुलेशन की बात करो, कहानी खत्म। बस क्वेश्चन में तो कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है ना डाटा के बारे में। तो S is used when you only have a sample and are estimating the population characteristics, ठीक है। This is used when you know or assume the population standard deviation। देखो यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया कि या तो हमें पता हो या फिर हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं, कुछ एज्यूम कर रहे हैं। जैसे 1 सैंपल टी टेस्ट में आप क्वेश्चन करते हो तो उसमें आप पॉपुलेशन मीन हमें क्वेश्चन में दिया होता है ना, वो हमें थोड़ी पता है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है, तभी तो हम टी टेस्ट करके उसको पता करते हैं कि रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। समझ आ रही है? सैंपल से कंपैरिजन करते हैं उसका। अब मेरी आपको जो डाउट है ना, ये मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। अब यहां देख लो क्या बोला है कि बोथ फॉर्मूलाज अल्टीमेटली गिव यू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। दोनों फॉर्मूले आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ही देते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली यही लिखा है कि लास्ट में चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे वो वाला फॉर्मूला यूज करो, आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ही मिलता है। बस कब यूज करने हैं वो आपको मैंने बता दिया कि कब कौन सा लगाना है, जिसका डाटा गिवन है वो लगा दो, खत्म कहानी। बट दिस सिंबल्स यूज दिस और दिस, बस सिंबल हम ये यूज करते हैं कि एस को कहते हैं स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और ये पॉपुलेशन एसडी। डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट वेदर यू आर वर्किंग विद सैंपल डाटा और पॉपुलेशन डाटा। डिपेंड करता है कि हम किस पर बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन डाटा पर बात कर रहे हैं या सैंपल डाटा पर बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई? सबसे पहली कंफ्यूजन तो ये क्लियर कर दी मैंने, अभी सारी कंफ्यूजन क्लियर करवा दूंगा, चिंता मत करो। ये वीडियो बनाई ही इस वजह से कि सिर्फ कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, जो बच्चों को फॉर्मुलेज में कंफ्यूजन हो रही है। अब यहां पर आ जाओ। In inferential statistics, the one sample t-test is used to determine whether the sample mean significantly differs from the non-population mean। यही करते हैं वन सैंपल टी टेस्ट में। अब मैं आपको यहाँ पर चैप्टर नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ जो कंफ्यूजन होती है वर्ड्स में फॉर्मुलेज में वो क्लियर कर रहा हूँ बस, सिंबल्स में, ठीक है ना। चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसमें भी जो आपको समझ नहीं आ रहा ना कि n लगाए n-1 लगाए, उसके बारे में भी लास्ट में बता दूंगा क्या करना है, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में मैंने जो लगाया है आप अगर उसको n लगा के करना चाहते हो तो n लगा के कर दो, अभी मैं उसको बता दूंगा कि क्या सीन है उसका। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में वन सैंपल टी टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम सैंपल मीन सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम अ नॉन पॉपुलेशन मीन, इसके बारे में बात करते हैं कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन सेम है या अलग है, इसके बारे में बात होती है ना। The formula for the t-test varies based on the type of data। देखो यहां पर भी इन्होंने लिख दिया कि जो t-test फॉर्मूला है ना वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द डाटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जो हमें गिवन डाटा है क्वेश्चन में उसके ऊपर ही तो डिपेंड करेगा ना कि टी स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। पर्टिकुलरली वेदर यू नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और ओनली द सैंपल डाटा। वही कह रहा है कि पर्टिकुलरली इसके बारे में बताया गया है कि या तो हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। वन सैंपल टी टेस्ट का ये वाला फॉर्मूला आपने सुना होगा और यही फॉर्मूला जो है आपका बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये कभी गलत नहीं हो सकता, ये 100% करेक्ट फॉर्मूला है। यही हमारा स्टैंडर्ड वाला टी टेस्ट का फॉर्मूला है वन सैंपल टी टेस्ट के लिए। कब यूज करना है, साफ साफ यहां पर लिखा है कि यूजिंग सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप कहोगे कि सर आपने तो उन वाली वीडियोस में जहां पर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है आपने तो कई बार क्वेश्चन में n-1 लगाया है। अब मैं समझा रहा हूं आपको कि उसका क्या लॉजिक था, उसका क्या लॉजिक था वो मैं आपको अभी समझाता हूं, अभी समझा रहा हूं, 2 मिनट दे दो बस, अभी समझा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। जो ये वाला फॉर्मूला होता था ना कि किसी क्वेश्चन में मैंने ये वाला फॉर्मूला अगर यूज किया है तो वो मैंने ऐसे ही यूज नहीं किया, वो आपके सीबीएसई के
प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर में मार्किंग स्कीम में उन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ था, उसमें भी हमारा गिवन यही था, मतलब हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ही गिवन था, फॉर्मूला तो उस हिसाब से ये वाला यूज होना चाहिए, बट सीबीएसई ने ये वाला यूज किया था। तो इस वजह से ही मैंने भी अपने उन क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज किया। वो क्यों? क्योंकि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो गिवन है ना, वो हमने ये माना है कि वो जो कैलकुलेट हुआ होगा ना, वो उस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट हुआ होगा, इस वाले फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, ये जो मैंने करवाया था, इस वाले फॉर्मूले से यहां पर एन आएगा, है ना। इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट अगर किया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ही बोलते हैं जिसको, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है टी टेस्ट के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम ये चीज एज्यूम कर लेते हैं, ये चीज एज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है कि जो गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है सैंपल वाला, वो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट हुआ होगा, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। जो बच्चे वो वाला लॉजिक लगाते हैं ना कि मतलब रूट में अगर वैल्यू बन रही है तो उसको हम n-1 कर दो या n कर दो, वो लॉजिक तो बिल्कुल ही घटिया लॉजिक है, बिल्कुल बेकार लॉजिक है, उस लॉजिक का कोई मतलब नहीं है कि n अगर 30 से बड़ी वैल्यू है तब अगर लगा दें। देखो n अगर 30 से बड़ी वैल्यू होती है, वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम पढ़ते हैं, उसका केस अलग होता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि हम उन्होंने एक स्टैंडर्ड n सेट कर दिया, कि उन्होंने ये कहा कि आप कम से कम मिनिमम 30 या उससे ज्यादा का सैंपल्स लो, तो आपका डाटा बहुत क्लोज आएगा पॉपुलेशन से, जो आपका सैंपल निकल के आएगा वो बहुत क्लोज आएगा निकल के पॉपुलेशन मीन से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उस केस में हम n, उन्होंने बोला है जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो ये कहती है, और वो ये कहती है कि जितना n बड़ा लोगे उतना एरर कम होगा, उतना एरर कम होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के दोनों पार्ट में, उसको देखोगे एक दो बार समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन ही रहेगी फिर आपको, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अभी मैं इस पर दोबारा बात करूंगा आगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं सोचना कि यहां पर रूट n लगाएं या n-1 लगाएं, आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। ये मैंने अपने उस वाले वीडियो में भी बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला सीबीएसई गलत नहीं कर सकता, नंबर वो इसमें भी देगा आपको, गलत है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है, वो तो एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला तो यही है जहां पर नीचे रूट n है। समझ आ गई बात? अब देखो, ये चीज होती है हमारी क्या, ये चीज क्या होती है, ये होती है सैंपल मीन, पता है आपको, माइनस माइनस ये चीज क्या होती है, ये होती है हमारी पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन। और इस वाली चीज को हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड एरर, बोलते नहीं बोलते, अभी मैंने ऊपर यही तो पढ़ाया। तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ जाता है ना आपका कि सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर, ये एक टी टेस्ट का फॉर्मूला ही होता है, बस इसको हमने वर्ड्स मतलब ऐसे लिख दिया, ये न्यूमेरिकल लिख दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? ये जो नीचे वाला पार्ट है पूरा, ये हमारा पूरा क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ही होता है, जिसमें ये जो एस है ये हमारा सैंपल का ही होता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये एन जो होता है ये सैंपल का साइज होता है, ठीक है ना, सैंपल साइज। क्लियर हो गई इतनी बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे दिमाग से निकालो यार, झंझट ही खत्म करो यार। ये पता नहीं पिछले 2 साल से इस चीज पर इतनी बहस हो रही है कि ये दिमाग खराब कर दिया यार, ये बच्चों ने भी, और सच में ये बुक्स वालों ने भी दिमाग खराब कर दिया, हमारा भी सच में, कि n ले, n-1 ले, सीबीएसई ने अपनी बुक में n लिया हुआ है, अपने वो पेपर के सॉल्यूशन में मार्किंग स्कीम में n-1 लगा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है यार। छोड़ो, n लगाओ, भाड़ में जाने दो। समझ आ गई बात मेरी? समझ में आ गई? यहां पर सिंपल लिखा भी हुआ है कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द वन सैंपल टी टेस्ट इज व्हेन वी डोंट नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड हैव टू रिले ऑन द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कैलकुलेशन। जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, तो हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहां पर एस रख रहे हैं, कहानी खत्म। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? सर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी क्लियर होगा, देखो यहां पर, क्योंकि
टी टेस्ट में ये तो आपको समझ में आ गया ना, तो पता ही आपको सब क्या होता है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला यूज होता है टेस्टिंग वेदर द सैंपल मीन सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, वही हम पता करते हैं ना कि विदाउट नोइंग द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, कि मतलब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, फिर भी हम कंपैरिजन करते हैं सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बारे में बताते हैं। अब यहां देखो, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है ना, देखो ये रहा टी टेस्ट का फॉर्मूला। सर आपने अब यहां पर एस नहीं है, ये है। अब देखो ध्यान से समझो, अभी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक स्टैंडर्ड एरर ही होता है। मैंने बताया ना कि जोन सा डाटा गिवन है वो यूज करना है, यही तो बार बार बात लिख रहे हैं वो इसमें। इन सम रेयर केसेस, इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, इन सम रेयर केसेस, कुछ केसेस में यू मे नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ केसेस में हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पता है, तब उस केस में और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है, तो यू कैन यूज इट इन द कैलकुलेशन इंस्टेड ऑफ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात ही क्यों करेंगे जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ही गिवन है, तो क्योंकि हम सैंपल भी तो जो लेते हैं वो पॉपुलेशन में से ही लेते हैं, और पॉपुलेशन के ऊपर ही कमेंट करना होता है, हमें पॉपुलेशन के ऊपर ही तो कमेंट करना होता है। हम जितनी भी ये जो चीजें कर रहे हैं इस चैप्टर में, इसमें सब में हमें पॉपुलेशन के बारे में बताना है, सैंपल के बारे में नहीं बताना होता। हम क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, तभी तो हम सैंपल्स लेते हैं, सैंपल्स लेते हैं। क्लियर होगी बात। ये वाला फॉर्मूला भी टी टेस्ट का बिल्कुल सही है। जब आपको पॉपुलेशन, ध्यान रख लो मेरी बात, जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब देखो मैंने अपने जो पार्ट 2 वाले वीडियो में, जब मैंने उसमें n-1 लगवाया है, जब हमें देखो, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं कि कंफ्यूजन क्या थी, कंफ्यूजन क्या थी मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां पर जगह है क्या, जगह है क्या, कंफ्यूजन क्लियर करूं, बताओ, आ जाओ। कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि जो मैंने वीडियो में पढ़ाया, फिर अभी आते हैं इस पे, पहले कंफ्यूजन क्लियर करता हूं आपकी। चलो, मैंने आपको ये बताया कि जो टी टेस्ट का मैंने जो फॉर्मूला लगाया है कई क्वेश्चन में कई बार, वो मैंने ये भी लगाया है, वो मैंने ये भी फॉर्मूला लगाया है, और एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है ना। मतलब मेन तो यही होता है फॉर्मूला, ये तो मॉडिफाइड वर्जन होता है ना, ये वाला तो मॉडिफाइड वर्जन होता है, ये वाला तो मॉडिफाइड वर्जन है, मेन फॉर्मूला तो वही होता है। अब मैंने क्या किया है कि जब मुझे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था ना, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था, तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता था। और जब मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था, तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता था। यहां पर मैं एस को चेंज नहीं करता था, मैं एस को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ही मान के सॉल्व कर देता था। यही तो कंफ्यूजन हो रही थी ना, क्योंकि मुझे ये कैसे पता चला कि बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े बच्चों के सारे। कोई बात नहीं, क्लियर कर देते हैं, आ जाओ। मैंने जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था, तब मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करता था, जहां पर इस एस को मैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान के ही करता था। और जब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था, तब मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज होता करता था, तब मैं, ठीक है ना, n-1 करता था। यही कंफ्यूजन थी सारी की सारी। देखो, जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपके सीबीएसई की बुक में तो नहीं दिया हुआ ये वाला फॉर्मूला, बट उन्होंने अपने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम जो है, जो सॉल्यूशन है उनके सैंपल पेपर का, उसमें उन्होंने इस क्वेश्चन में, किसी मतलब क्वेश्चन में उन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, और कई बार ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया है। तो उसी का ही तो मैं यहां पर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने आया हूं। यहां पर ये एज्यूम किया जाता है, ये एज्यूम किया जाता है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में जब हम यूज करते हैं तो यहां पर गिवन होता है ना, हमें गिवन होता है, हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, क्वेश्चन में निकाल के दिया होता है उन्होंने। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला होगा वो इस वाले फॉर्मूले से निकाला होगा। ये एक फॉर्मूला था ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, याद है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला भी तो फॉर्मूला होता है एक, और एक ये वाला भी फॉर्मूला होता था। सारी कंफ्यूजन यहीं पर है ना आके, सारी कंफ्यूजन यहीं पर है, ठीक है ना। एक ये वाला फॉर्मूला भी होता था। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज ज्यादा करते हैं, इसको बोलते हैं बेजल्स करेक्शन।
ये वाला फॉर्मूला करेक्शन को ठीक करने के लिए ही बना था। तो इस वाले फॉर्मूले का जब हम यूज करते हैं, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करने के बाद तो हम डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले का यूज करने पर इसमें तो हमें निकालना पड़ता है ना, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट करना पड़ता है। जब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के ये लेते हैं, है ना। और जब हमें गिवन ही होता है तब हम ये एज्यूम करते हैं कि क्या पता इससे निकाला हो, कि एज्यूम करते हैं कि क्या पता इससे निकाला हो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हम यहां पर n ले लेते हैं तो इस वजह से हमें यहां पर n-1 लेना होता है। अब आपकी कंफ्यूजन मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, जहां तक मुझे लगता है कि इसकी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी। तभी मैं कहता हूं इस फंडे में अब पढ़ो ही मत, क्योंकि मैंने देख लिया 2 साल से जो ये हो रहा है ना यार, दिमाग खराब कर दिया सच में। बच्चों का भी दिमाग खराब हो गया इसमें, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका कंटेंट सही से अवेलेबल ही नहीं था बुक्स में, तो ये पंगा पड़ रहा था, ठीक है ना। ये चैप्टर सबके लिए ही नया है, सबके लिए ही चैप्टर नया है, तो इस पंगे में पढ़ो ही मत यार, पंगे में नहीं पढ़ना। इस पे मैंने कांटा लगा दिया, इस पर अब जाना ही नहीं है, ठीक है ना। हमें अगर गिवन भी है ना सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला यूज करके आएंगे, बस कहानी खत्म। अब यहां पर मुझे लगता है कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इस पंगे में मत पड़ो, मैंने कांटा लगा दिया। अब आ जाओ मेन कहानी, क्या बोली। अब अगर मुझे यहां पर, क्योंकि मैंने कई बार क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, तो मैंने यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। इसमें मैंने इस एस को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से ही सिंबल से नोट कर लिया, इस वजह से भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, आ जाओ यहां पर कि जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, इस गिवन, अगर ये गिवन है तो इसका मतलब इसका सिंबल होता है ये, तो टी टेस्ट का फॉर्मूला लगा दो ये वाला। क्योंकि देखो, क्योंकि देखो जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, उस केस में हमें सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब पॉपुलेशन के बारे में हमें वैल्यू पता है, तो हमें फिर क्या लेना देना कि हम सैंपल के बारे में बात करें। तो अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो इसका सिंबल ये होता है, तो इस केस में टी टेस्ट का यही फॉर्मूला यूज करना है, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। बस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, कहानी खत्म, ठीक है ना। अब आ जाओ यहां पर कि अगर हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमें, जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला भी आप ऐसे ही लगाओ, छोड़ो उसको, n-1 वाला पंगा डालो ही मत, कहानी खत्म। इसमें एक चीज और यूज करनी है, आपको बस याद रखना है कि अगर हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, इन क्वेश्चन में अगर हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, पहले एस निकालना पड़ेगा ना, पहले एस निकालना पड़ेगा। तो इस वाले एस में ये जो फॉर्मूला होता है, यहां पर n-1 आता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका ये फॉर्मूला है बस। ये n-1 का पंगा छोड़ो, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर टी टेस्ट का ये वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे। जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाना है बस, क्योंकि जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो फिर हमें सैंपल का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, समझ में आ रही है। क्योंकि मेन तो पॉपुलेशन ही है ना, ये भी हम क्यों निकालते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में कमेंट कर सकें, इसका ही तो ये जो हम निकालते हैं, ये पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो होता है, एस्टिमेशन ही तो होता है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। n-1 का पंगा छोड़ दो टी टेस्ट में, सिंपल ये याद रखो बस। क्लियर है इतनी बात, याद हो गई, इसे देख लो एक बार, नोट कर लो। अब आ जाओ जरा, अब यहां पर क्या बोला है, और तो कुछ नहीं रह गया हमारा, बस ये तो मैंने आपको समझा ही दिया अभी, है ना। दिस फॉर्म इज, अब देखो यहां पर ये वाला फॉर्मूला हम कम यूज क्यों करते हैं, इसका रीजन है, इसका रीजन है, देखो क्या रीजन है, इसका रीजन क्या है। This form is less common because in practice we often do not have access to the population true standard deviation. समझ आ रही है बात,
दिस फॉर्म इज लेस कॉमन, यानी कि ये वाली फॉर्म कम यूज में आती है। क्यों? क्योंकि हमें पॉपुलेशन के बारे में वैल्यू नहीं पता होती, ट्रू वैल्यू नहीं पता होती, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू ही पता होंगी हमें सबकी तो फिर तो ये चैप्टर बना ही नहीं। तो इस वजह से बहुत कम यूज में होता है, सम रेयर केसेस में ही यूज होता है ये वाला फॉर्मूला। इसी वजह से मैं यहां पर ये वाला सिंबल का यूज नहीं कर रहा था क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने अपनी हैंडबुक में भी नहीं यूज किया हुआ, एस से ही लिख किया हुआ है उन्होंने, इस वजह से। बट अब कंफ्यूजन को दूर करो, सीबीएसई नंबर पूरे देगा, नहीं देगा तो हम एक्शन ले लेंगे, ठीक है ना? हम एक्शन ले लेंगे कि भैया एक तो कंटेंट ढंग से प्रोवाइड करते नहीं हो तुम सीबीएसई वाले, है ना? 5 साल होने वाले हैं, 4 साल तो पूरे पूरे होने ही वाले हैं, है ना? उनसे अभी तक एक बुक नहीं बनाई गई सीबीएसई की, ठीक है ना? एक हार्ड कॉपी बुक नहीं बनाई गई, पीडीएफ फॉर्म में बुक दी हुई है, वो भी ढंग से सही नहीं बनी हुई, ठीक है ना? अच्छे से नहीं बनाई हुई। चलो कोई बात नहीं, उनसे तो हम बाद में ही बात कर लेंगे। बस वही है ना कि भाई सीबीएसई से लड़ भी तो नहीं सकते ना, क्या करें? चलो आ जाओ। व्हाई दी टू डिफरेंट टाइप्स, दो क्यों है टाइप्स, उसका रीजन मैंने बता दिया, पढ़ लो आप। कि अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं मोस्ट सिचुएशंस 99% सिचुएशन में तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज करते हैं, तभी बुक्स में भी एस ही लिखा होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी जो होती है टी टेस्ट के फॉर्मूले की वो एस ही होती है। When the population standard deviation is unknown, कि population standard deviation हमें नहीं पता होता, तो as you typically have only sample data and need to estimate, यानी कि हमें सैंपल डाटा गिवन होता है, उसी से ही हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? अब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने बोला है कि हम कब यूज करते हैं, जब यू हैव टू कंप्लीट नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन, जब हमें पूरी नॉलेज है उसके बारे में, ठीक है ना? पॉपुलेशन डाटा के बारे में हमें पूरी नॉलेज है, तो विच इज रेयर इन रियल वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा है ना, ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, बहुत कम सिनेरियोज में ये चीज होती है। और दिस वुड बी यूज्ड फॉर अ जेड टेस्ट, ये लिखा है, ये देखो, ये समझने वाली बात है। आप जेड टेस्ट आपने पढ़ा नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं होता हमारे, क्योंकि टी टेस्ट के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट भी होता है, ऐसे ही जेड टेस्ट भी होता है। जेड टेस्ट भी हमारा क्या है, एक टी टेस्ट का ही पार्ट है। तो उस केस में मेनली जेड टेस्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाली जो चीज है ना, फॉर्मूला यूज करते हैं मेनली, बट इट्स नॉट मोर थियोरेटिकली वर्जन ऑफ द टी टेस्ट दैट एज्यूम्स पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर नोन। अब मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गई होगी ये वाली बात, कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन रेयर केस में ही यूज होता है, बहुत कम सिनेरियोज में यूज होता है, और जब भी यूज होता है तो उस चीज को हम जेड टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। इसी वजह से जो ये वाला जो फॉर्मूला हो जाता है हमारा, कौन सा वाला फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाता है ना, वो एक्चुअल में एक जेड टी टेस्ट का ही सब पार्ट होता है, जेड टेस्ट, ठीक है ना, कुछ होता है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज में आता है। बट हम यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इसको टी टेस्ट के ही तौर पर लेंगे, और ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि हम मेनली बुक्स में एस वाला फॉर्मूला ही क्यों गिवन होता है, रीजन मैंने दे दिया आपको। अब मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गई होगी बात, अब मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन होगी, ठीक है ना? देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब मैंने आपको समझा दिया ना कि सिंपल आपके पास अगर सारी वैल्यूज गिवन है, पॉपुलेशन मीन गिवन है, सैंपल मीन गिवन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो सिंपल से टी टेस्ट का फॉर्मूला लगा के आ जाओ। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, बताओ? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बस छुट्टी करो, बस खत्म। कंफ्यूजन क्लियर करो अपनी, सारी कंफ्यूजन दूर करो, ठीक है ना? और अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन आ गया, तो बस यहां पर एस की जगह पर क्या करोगे, एस की जगह पर ये वाला साइन लगा के खत्म। बस लिख के जरूर आ जाना कि इस चीज को हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, और ये हमारा पॉपुलेशन मीन है, ये हमारा पॉपुलेशन सॉरी ये पॉपुलेशन मीन है, ये सैंपल मीन है। तो इस तरीके से आप लिख के आ जाना सारा, फिर फॉर्मूला यूज करना, अपना क्वेश्चन कर देना, अपना नल हाइपोथेसिस पर रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है बता देना, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर हमें सैंपल डाटा गिवन है, हमें सैंपल मीन नहीं गिवन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं गिवन, क्योंकि डाटा जो हमें गिवन है वो सैंपल का गिवन है, तो इसका मतलब हम सैंपल मीन निकाल सकते हैं, सैंपल ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं निकाल सकते हम, वो तो हम निकाल ही नहीं सकते, वो तो हमें गिवन आ जाए तो आ जाए, बट हम निकाल नहीं सकते उसको, ठीक है? तो इन क्वेश्चन में सिंपल मीन निकालने का फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये वाला।
और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला यूज करना है आपको ये वाला। इस क्वेश्चन में मेनली बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में यही वाले फॉर्मूले यूज करने हैं एस निकालने के लिए और ये मीन निकालने के, और टी टेस्ट का फॉर्मूला आपने यूज करना है यही वाला, हमारा जो मेन ही फॉर्मूला है, बस यही वाला फॉर्मूला, कहानी खत्म। तो ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में बनता है, जो वैल्यू आपको यहां पर गिवन आएगी उससे कंपैरिजन कर लेना, जो टी की वैल्यू निकल के आएगी वो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं मॉड वाली, उससे कंपैरिजन करना है हमें बस। कई बच्चों को ग्राफ में भी कंफ्यूजन आती है कि ग्राफ में क्या करना है, जब टू टेल टेस्ट होता है तो ये वाला पोर्शन रिजेक्शन का होता है और ये वाला होता है एक्सेप्टेंस का, ठीक है ना। मैंने ग्राफ इसी वजह से नहीं समझाया क्योंकि कंफ्यूजन होती है, हमें ग्राफ समझने ही क्यों है, जब हमें वैल्यू एग्जाम में गिवन आएगी तो हम डायरेक्ट उससे कंपैरिजन कर लो ना, इसका पंगा क्यों डालना है ग्राफ का, और बनाने की जरूरत भी नहीं है। बस लास्ट में ये लिख के आना है कंक्लूजन में कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि जो भी वो पूछ रहा है कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, या जो भी वो बोल रहा है वो, ठीक है ना, इस तरीके से आपको देना है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर वन सैंपल टी टेस्ट में हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएं, ग्रेटर देन का साइन लगाएं, मतलब ग्रेटर देन लिखें, यहाँ पर इक्वल टू में कुछ लिखें, ग्रेटर देन में लिखें या लेस देन में लिखें, ठीक है ना, लेस देन में लिख ले। ये नल हाइपोथेसिस के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को। और ऑल्टरनेट में क्या लिखें, देखो ऑल्टरनेट तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट होता है, वो तो फिर ऐसे चलेगा कि अगर जो भी साइन यहाँ है वो उसके उल्टे चलेंगे, ठीक है ना, उल्टे चलेंगे। समझ आ रही है बात। अब कंफ्यूजन क्या होती है, नल हाइपोथेसिस के बारे में ही आपने कमेंट करना होता है, तो ये इक्वल टू का साइन तो नल हाइपोथेसिस पे ही लगाना है। अगर यहां पर कोई ग्रेटर देन भी आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा नल हाइपोथेसिस पर। यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पर इक्वल टू में नहीं आता, ठीक है ना। तो नल हाइपोथेसिस अगर वैसे जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है और वो ये कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस हम क्या ले रहे हैं, अगर आपको इस तरीके से नहीं लेना ना, मत लो, आप स्टेटमेंट में लिख दो कि नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, यानी कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। और ऑल्टरनेट क्या बन जाएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। बाकी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि वो एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, माइलेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं अपने पार्ट 2 वाले में, न्यूमेरिकल वाले में, उसमें मैंने समझाया है। तो लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिख के आनी है बस कंक्लूजन की, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे ये नहीं बन रहा तो सिंपल नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू लगा दो और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू लगा दो। अगर ये भी नहीं लगाना तो स्टेटमेंट में लिख दो, वो तो सबसे बेस्ट है। स्टेटमेंट में लिख दोगे तो वो तो सबसे ही बेस्ट है, फिर तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। गलत तो ये भी नहीं होगा वैसे, ठीक है ना, वो भी नहीं गलत होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में साइन जो है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ के ही। और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, वीडियो में, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें अगर आपको साइन नहीं बनाने आ रहे हैं तो आप सिंपल नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में स्टेटमेंट में लिख दो, स्टेटमेंट में लिख दो, ठीक है ना, स्टेटमेंट में लिख दो, ठीक है ना। इसको हम क्या लेते हैं, इसमें हम क्या स्टेटमेंट लें, सबसे पहले स्टेटमेंट इसके लिए लिखनी है, ये इसकी कॉन्ट्राडिक्ट होगी, जो यहां लिखा है उसका उल्टा यहां लिखना है ऑल्टरनेट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ना कि क्या है, कि मतलब नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एज्यूम्ड टू बी ट्रू, कि क्या ये चीज सही हो सकती है, जैसे पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के इक्वल होगा, ये नल हाइपोथेसिस ले लिया, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट में क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के इक्वल नहीं होगा। एडवर्टाइजिंग वाले क्वेश्चन है, अगर एडवर्टाइजिंग वाले क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस में हम क्या लेंगे कि अगर जितनी हमारी एडवर्टाइजिंग के बाद सेल अगर बढ़ी है या कम हुई है, यही तो मैटर करता है कि सेल अगर उतनी है या बढ़ गई है तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल है। अगर सेल कम हो गई है तो एडवर्टाइजिंग इज नॉट सक्सेसफुल। बस इसी चीज पर हमें कमेंट देना होता है। ऐसे माइलेज है, कंपनी अगर कहती है कि हमारी गाड़ी 30 का माइलेज दे रही है, तो अगर 30 या उससे ज्यादा का माइलेज दे रही है, 30 या उससे ज्यादा का माइलेज दे रही है, तो क्या हो जाएगा,
कि कंपनी सही कह रही है ये वाली बात, और अगर उससे कम है तो कंपनी की बात गलत है, तो वो ऑल्टरनेट में हो गया। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और क्या लिखना है। तो अगर ये साइन, ये वाले सिंबल समझ में नहीं आते क्वेश्चन को देख के, तो स्टेटमेंट में लिख के आ जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंक्लूजन में तो आपको लिखना ही पड़ेगा फिर भी स्टेटमेंट। तो ऐसा करो, कंक्लूजन जब निकालोगे ना, वहां जो स्टेटमेंट लिखोगे उसके हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट बना लेना। फिर ऐसे कर लेना, ऊपर पहले 2 लाइन छोड़ देना क्वेश्चन में, इस तरीके से कर लो। अगर स्टार्टिंग में ही समझ में नहीं आ रही तो समझ में आ गया, तो इतना करके आओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आपके। नहीं तो आधा नंबर तो शायद काट ले वो, अगर आपने ये स्टार्टिंग में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में नहीं लिखी तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। या तो सिंबल्स में लिख दो, या स्टेटमेंट में लिख दो, ठीक है ना, छोड़ के मत आना, लिख के जरूर आना। तो आपको आइडिया लग गया ना ये वाला क्वेश्चन तो कैसे करना था, ठीक है। अब टू सैंपल टी टेस्ट में भी फॉर्मूले में कंफ्यूजन है। टू सैंपल टी टेस्ट के तो फॉर्मूले में मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन है, बट एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। ये आपके सीबीएसई की हैंडबुक में ही लिखा है, मैं नहीं अलग से कुछ बता रहा। जब वेरियांसेस आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल, जब हम मान लेते हैं कि दो सैंपल्स हैं हमारे पास, उनके वेरियांस अगर इक्वल हैं, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं टी निकालने के लिए, और कंबाइंड एस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आप देख लो कि ये जो एस होता है ये कंबाइंड एस्टिमेट होता है ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बता दिया। ये कब लगाते हैं, जब वेरियांस को हम लेते हैं कि वो इक्वल है, एज्यूम करते हैं कि वो इक्वल है, ठीक है ना, कि व्हेन वेरियांसेस आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व हो रखे हैं आपके सीबीएसई की, जो अभी इस बार के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया है वो भी इस वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ाया हुआ है मैंने। ऐसा क्वेश्चन आपका, ऐसा क्वेश्चन बनता है उस वाले फॉर्मूले से, जो अभी मैंने जो पीछे फॉर्मूला दिखाया है ना, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका n1 हो जाएगा, ये आपका n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा x1 और ये x2, ठीक है ना। x1 x2 करके ले लो, ये s1 और ये s2, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात, बस इसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दो और कहानी खत्म। सारी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूले में पुट करनी है, सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये वैल्यूज देखो आपको ऐसे करके गिवन आई है। अगर रूट में कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू बन रही है तो वो भी गिवन आ सकती है कई बार एग्जाम में, ठीक है ना, दे देते हैं वो एग्जाम में। अब ये वाला एक फॉर्मूला है जो कि आपकी सीबीएसई की हैंडबुक में गिवन है, ठीक है ना, हैंडबुक में गिवन है, और इस फॉर्मूले पर उन्होंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। लेकिन उन्होंने यहां पर अपनी तरफ से ये चीज मान ली है कि वेरियांसेस आर एज्यूम्ड टू बी अनइक्वल, कि जब वेरियांस हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं अपने आप ही कि वेरियांस अनइक्वल होंगे, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना। उस केस में हमें एस वेस नहीं निकालना होता, कंबाइंड एस नहीं निकालना होता। उस केस में डायरेक्ट बस टी टेस्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो कि फॉर्मूला टी टेस्ट का दोनों आपको पता होने चाहिए। ये भी एक टू सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है, और ये वाला भी एक टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है, टू सैंपल टी टेस्ट में। तो टू सैंपल टी टेस्ट में भी दो फॉर्मूले, मतलब टू सैंपल टी टेस्ट में दो फॉर्मूले हैं टी टेस्ट के, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लो टू सैंपल टी टेस्ट आपको बोल दिया और ऑप्शन बना के दे दिया, और उसमें ये वाला एक ऑप्शन डाल दिया, तो आपको तो लगेगा कि चारों ऑप्शन ही गलत है। बट ये वाला भी फॉर्मूला एक टी टेस्ट का होता है, आपकी सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कि इस टाइप का क्वेश्चन जब बनेगा, इस टाइप का जब क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि एस भी निकालना पड़ेगा, कंबाइंड एस, और टी का ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद तो अपनी वही कहानी सेम है। और टू सैंपल टी टेस्ट का तो बड़ा अच्छा ये होता है कि उसमें ना हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू के बारे में सोचना नहीं होता। उसमें तो बस हमें ये लेना है कि u1 इक्वल टू u2, नल हाइपोथेसिस में हमें ये लेना है, और u1 नॉट इक्वल टू u2 हमें ये लेना है, ठीक है ना। बस इसमें तो हमें यही लेना होता है कि दो सैंपल जो टी टेस्ट है उनके मीन के बारे में बात हो रही है, कहानी खत्म। इसमें कोई ग्रेटर देन लेस देन नहीं आता, ठीक है ना। इसमें तो बस ये बनाना है हमें। आ गई मेरी बात समझ में? बताओ, मुझे लगता है मेरी बात सारी समझ में आ गई होगी। अब एक फॉर्मूला आपने ये और पढ़ा होगा, मैंने अपने क्वेश्चंस में करवाया हुआ है, कि अगर मान लो हमें इस तरीके से दे दिया डाटा,
दो ग्रुप का डाटा दे दिया, ना हमें दिया है सैंपल मीन दोनों का, ना हमें दिया है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का, तो क्या करें? वही काम करेंगे जो हम वन सैंपल टी टेस्ट में करते हैं। पहले मीन निकालो ग्रुप ए का, फिर ग्रुप बी का मीन निकालो, फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ठीक है? फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद क्या करोगे? फिर इसमें पुट कर दो, फिर इसमें पुट कर दो। अच्छा, इसमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका तो कंबाइंड निकाल के ही ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है, तो ये वाला जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये वाला जरूरत नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? बताओ। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना? ये वाला नहीं है, ये वाला हटा दो, ठीक है ना? ये हटा दो। सिंपल क्या करना है? मीन निकालना है और ये निकालना है। उसके बाद हमें ये वाली वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, ये वाली वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना? ये आपको निकालना आता है, ये मैं नहीं बता रहा बार बार, ये तो आपको पता ही है। और यहां के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि यहां पर x1 और x2 में कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने x और y बार ले लिया, ठीक है? और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है कंबाइंड एस के लिए, और फिर अपना टी टेस्ट का वही वाला फॉर्मूला, बेसिक वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है ना? यही वाला फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? अच्छा, आपकी बुक में एक चीज देखो जरा, आपकी बुक में ना ये वाले फॉर्मूले को, इस तरीके के फॉर्मूले को ना ऐसे लिखा हुआ है, तो वो बेटा एक ही बात है, वो बात एक ही है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो उस एलसीएम को लेके और जब यहां पर हम भेजते हैं ना, तो वो एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है ना, n1 n2 अपॉन में यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा n1 n2, और यहां पर आ जाएगा ऊपर n1 प्लस n2। तो ये वाली जो चीज है ना रूट की, ये ऊपर भेज दी यहां पर ऐसे करके n1 n2 करके। तो अगर ऐसे करके गिवन है तो आप ये मत सोचना कि वो अलग है, वो इसी से ही निकल के आया है। आप ये वाला याद करो बस, छुट्टी, कंफ्यूजन ही होना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करो, बाकी वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? तो ये वाला फॉर्मूला नहीं निकालना, ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला नहीं निकालना हमें इसमें अलग से, सिर्फ इसमें हमें ये चीज निकालनी होती है, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पहले मीन तो दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद ये निकालोगे, फिर यही वाला एस यहां पर पुट कर दोगे, कहानी खत्म, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन अब तक तो सीबीएसई ने नहीं पूछा है, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है भाई, कि 5 नंबर का चैप्टर है, और हो सकता है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बट होने को तो कुछ भी हो सकता है, देखो, है ना? होने को कुछ भी हो सकता है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि पता नहीं 2022 में या 23 का कोई सैंपल पेपर था, उसमें 5 एमसीक्यू ही आ गए, 5 नंबर के क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक है ना? लेकिन अब पिछले 2 साल से जब बिल्कुल पैटर्न सेम हुआ है कि 2023 का पेपर कंपार्टमेंट का पेपर, फिर 2024 का पेपर, 2024 के कंपार्टमेंट का पेपर, तो उसके हिसाब से 2 एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। तो हम यही मान के चलेंगे कि शायद यही वाला पैटर्न रहेगा। बाकी देखो, कह कुछ नहीं सकते, क्वेश्चन बनने को ये बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में बनाया जा सकता है, इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है ना? बाकी मैंने आपको जो फॉर्मूलेज में कंफ्यूजन होती है, वो मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दी है। अब नहीं होनी चाहिए फॉर्मूले में कंफ्यूजन। अब मुझे बता देना कमेंट करके कि सर हाँ, जो भी कंफ्यूजन थी वो सारी क्लियर हो गई। अभी भी कोई कंफ्यूजन अगर होती है तो कमेंट्स करके मुझे पूछ लेना, मैं उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अब मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा इस पर। जो कंफ्यूजन थी उस पर मैंने वीडियो बना दी, ठीक है ना? सब आपको मैंने दिखा भी दिया कि जो जो लिखी है चीजें सारी। अब क्या करना है आपने? वीडियो को शेयर करना है अच्छे से, और सबसे पहले लाइक करना है। और अब जिस जिस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए है मुझे बता दो। वैसे तो मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर रहा हूँ वीडियोस अच्छे से, यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी भी बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो चलो, आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो बस, बाय बाय।